Assalamu alaikum dear students, I am your instructor Salman Amin Malik for the course Linear Algebra. Today we are at the 29th lecture of Linear Algebra. Last lecture mein we have studied very important concept of Linear Algebra which we call the orthogonal projection of a given vector onto a subspace W. W subspace Rn की भी हो सकती है. इनफैक्ट हमने R2 से आइडिया स्टार्ट किया था जो कि आप फेमिलियर थे. ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स निकालने किसी भी फोर्स के इन फिजिक्स, ये आपने अगर फिजिक्स पढ़ी हुई है तो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ी हुई, इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह हम कोई एक वेक्टर दिया गया हो उसको दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं सच दैट इफ वी सम अप दीज टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स वी आर गेटिंग द वेक्टर y जो कि जिसको हमने डिकम्पोज किया था और उन दो कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट को हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का हमने नाम दिया था. अब जो है आज के लेक्चर में, इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर ही मुझे पहले रिकॉल करने दे. प्रीवियस लेक्चर में फिर हमने बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम जो है वो पढ़ा था. बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम स्टेट्स दैट कि अगर आपके पास W सबस्पेस दी गई है Rn की और आपके पास एक y दिया गया है जो कि सबस्पेस W में नहीं है, देन अ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज द पॉइंट इन द सबस्पेस W ऑफ Rn such that the distance between the point which is not in subspace W and a point in the subspace of W is the distance between these two points is the shortest distance. That is what we call the shortest distance, or best approximation theorem states that वो y का जो projection है W subspace पे वो that projection provides the vector such that the distance between the y and the projection is in fact the minimum distance from all other vectors lying in the subspace W. ठीक है, बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम हमें ये कहता था. अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी प्लेन और सबस्पेस W में दी गई है किसी एक वेक्टर स्पेस में और एक पॉइंट दिया गया है जो कि उस सबस्पेस में नहीं है एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द क्लोजेस्ट पॉइंट इन द सबस्पेस W टू द वेक्टर y जो कि सबस्पेस W के अंदर नहीं है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन टू द सबस्पेस W. अब प्रोजेक्शन जो है कोई भी पॉइंट y दिया गया उसका प्रोजेक्शन ऑन द सबस्पेस W, ये हमने सीखा था कैलकुलेट करना व्हेन एवर वी आर गिवन द ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ द सबस्पेस W. सबस्पेस W जो है उसके अगर ऑर्थोगोनल बेसिस दी गई हैं देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर y विच इज नॉट इन सबस्पेस W. बार बार बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि y पॉइंट जो है वेक्टर जो है वो W सबस्पेस में नहीं होना चाहिए. अगर W सबस्पेस में ही हो जाएगा तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन y का उसके इक्वल ही हो जाएगा. ये भी हमने रिजल्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. लेकिन प्रॉब्लम उन पॉइंट्स के लिए आता है विच आर नॉट इन द सबस्पेस और उनका हमने शॉर्टेस्ट सबस्पेस W में पॉइंट, इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं, एक खास पॉइंट ढूंढना है जो कि y के दरमियान और उस पॉइंट के दरमियान विच इज लाइंग ऑन द सबस्पेस W डिस्टेंस जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो. और ये हमें बताया था बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम ने कि दैट वेक्टर इन फैक्ट इज द प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन टू W. और प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन टू W निकालने के लिए वी शुड हैव एन ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ W. ऑर्थोगोनल बेसिस हमारे पास W की होनी चाहिए. आज के लेक्चर में हमने ये स्टडी करना है कि अगर आपको W दिया गया हो, हाउ टू कैलकुलेट, किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है एक ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ अ सबस्पेस ऑफ W और अ वेक्टर स्पेस V. कि अगर आपके पास एक बेसिस दी गई हो तो आप कंस्ट्रक्ट किस तरह करेंगे ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ फ्रॉम द गिवन basis which is not orthogonal.
ये आज का लेक्चर जो है की कॉन्सेप्ट जो है आज के लेक्चर का ये है, एंड वी विल स्टडी एन एल्गोरिथम विच वी कॉल द ग्राम-श्मिट एल्गोरिथम फॉर कंस्ट्रक्टिंग द ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ अ गिवन सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। और इसकी एक बेसिस जो है वो हमें दी गई होगी जो कि ऑर्थोगोनल नहीं होगी, उसी से हम ऑर्थोगोनल बेसिस जो है वो कंस्ट्रक्ट किया करेंगे। As usual, I will solve one of the practice problem from the previous lecture. So let's start our lecture by solving one of the previous lecture. Today we are having the 29th lecture of linear algebra, and the practice problem which I pick is here, which states that find the closest point to y in the subspace W spanned by vector v1 and v2। अब y आपको ये दिया गया है, ये R4 का एलिमेंट है, ये भी R4 का एलिमेंट है, v1 v2 भी R4 के एलिमेंट है। सबसे पहले आप चेक करें कि v1 डॉट v2 जो है ये क्या है। दिस विल बिकम 3 -1 -1 -1 इक्वल 0। इट मीन्स कि W जो है जो कि स्पैन ऑफ V1 एंड V2 है, और V1 एंड V2 आर नॉट मल्टीपल ऑफ ईच अदर। इट मीन्स इस W की बेसिस जो है वो V1 और V2 ही फॉर्म कर रहे हैं, और V1 परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है V2 के। सो दिस इज द बेसिस विच इज ऑर्थोगोनल। We have orthogonal basis। अब हमारे पास orthogonal basis अगर आ गई है तो हमने by using best approximation theorem y minus projection of y is the shortest distance। ये shortest distance है between y and w, ठीक है। और y hat जो है is the closest vector or point in W, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि we will calculate y hat, जिसको हमने projection of y on to W इस तरह भी लिखते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था। This will be equals y dot v1 over v1 dot v1 into the vector v1 plus y dot v2 dot v2 inner product भी इसे कहते हैं into the vector v2। So I will calculate y dot v1 dot v1 y dot v2 and v2 dot v2। y dot v1 जो है ये आपके पास क्या आएगा, that will become 9 plus 1 minus 5 plus 1, and this will become 12 minus 9 12 नहीं, ये sorry, it will become 9 10 11 minus 5, that will be 6। Then v1 dot v1 will be 9 plus 1 plus 1 plus 1, that will become 12। In fact, from here we are all also having this information that v1 norm square equals 12, which is not equals to 1, hence this basis is not orthonormal। orthonormal नहीं है ये
ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोनॉर्मल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो 1 नहीं आ रही। मैग्नीट्यूड 1 वालों को हमने लास्ट लेक्चर में डिसाइड किया था कि सच अ बेसिस इज नोन एज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, जिसके वेक्टर्स जो है ऑर्थोगोनल भी हो और मैग्नीट्यूड हर वेक्टर की जो है वो 1 हो। तो 1 तो नहीं आ रहा यहां से। y डॉट v2 जो है दैट विल बिकम 3 minus 1 plus 5 and minus 1. That will be 5 plus 3 8 minus 2 6, and v2 dot v2 1 plus 1 plus 1 1 square plus minus 1 square plus 1 plus 1, and it becomes 1 2 3 4 4. So the projection of y onto the subspace W spanned by these two vectors is y1 6 divided by 12 into v1. v1 क्या है? 3 1 minus 1 1 plus 6 divided by 4 into v2 which is 1 minus 1 1 and minus 1. इनको हम सॉल्व कर लेते हैं. It will become 1 by 2 3 1 minus 1 1 plus 3 by 2 1 minus 1 1 minus 1. So ultimately the answer will be 3 by 2 plus 3 by 2 1 by 2 minus 3 by 2 and minus 1 by 2 plus 3 by 2 and 1 by 2 minus 3 by 2. इसको आप सिंप्लीफाई करें, that will become 3 2 6, that will become 6, 3 plus 3 divided by 2, that will become 3, sorry, that will become 3. Here we will have 1 minus 3 divided by 2 minus 1. Here we will have 1 and here we will have minus 1. So this is the projection y hat, projection of y onto W. अब बेस्ट अप्रोक्सीमेशन थ्योरम जो है वो कहता है कि आपका ये जो है ये क्लोजेस्ट पॉइंट होगा. फाइंड द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू x. x की यही जो है बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है. x बाय वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म c1 प्लस c2. अब ये आपका सारा c1 है, ये आपका सारा c2 है. सो द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन इज ऑफ y is projection y hat. And furthermore, if you are asked to find out the distance, the shortest distance or the closest distance from the point y to a point in the subspace W spanned by these vectors, then you will calculate the magnitude y minus y hat norm, जो कि इक्वल किसके होगी? y आपके पास ये वेक्टर है 3 1 5 1 minus 3 minus 1 1 minus 1. It will become 0 1 plus 1 2 5 minus 1 4 and 1 plus 1 2. इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस होगा और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दैट विल बी 0 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4, दैट इज 24. मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज 24 और इसका स्क्वायर रूट ले लें. दैट विल बी द डिस्टेंस between the closest distance or the shortest distance from the point y onto the space W spanned by C1 V1 plus C2 V2.
सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमने सीखना है कि अगर किसी सब स्पेस या वेक्टर स्पेस की बेसिस जो कि ऑर्थोगोनल ना हो दी गई हो तो उससे हम हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन ऑर्थोगोनल बेसिस। और ऑर्थोगोनल बेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कि ये हमें बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम जो है उसको एप्लीकेबल, अगर आपके पास कोई भी सबस्पेस हो W और कोई भी पॉइंट हो जो कि उस सबस्पेस में ना हो वेक्टर स्पेस के सबस्पेस में, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का प्रॉब्लम आ सकता है ना फिजिकल वर्ल्ड में, कि आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, यू हैव टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द प्रोजेक्शन। बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम हमें ये कहता है कि प्रोजेक्शन जो कि पॉइंट y या वेक्टर y का प्रोजेक्शन ऑन टू द सबस्पेस हो, वो उसके दरमियान और y के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए हमारे पास ऑर्थोगोनल बेसिस होनी चाहिए। ऑर्थोगोनल बेसिस इसलिए हम वी आर ट्राइंग और वी आर गोइंग टू स्टडी एन एल्गोरिथम which tells us that how to construct an orthogonal basis of a given subspace। और उसकी एक बेसिस दी गई है जो कि ऑर्थोगोनल नहीं है, उससे ऑर्थोगोनल बेसिस किस तरह निकालनी है वो हमने आज के लेक्चर में सीखना है और वो ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। द ग्राम-श्मिट प्रोसेस इज सिंपल एल्गोरिथम फॉर प्रोड्यूसिंग एन ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ऑर्थोगोनल अगर आ गई तो ऑर्थोनॉर्मल भी उसको बना सकते हैं हम। हर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, दैट विल बी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। जो कि डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो डिफरेंट वेक्टर्स का लें उसका 0 आएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर विल बी 1। ये अभी हम सीखेंगे कि किस तरह हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। बेसिस फॉर एनी नॉन जीरो सबस्पेस ऑफ Rn की कोई भी नॉन जीरो सबस्पेस होगी। जो आइडिया मैंने आपको पहले बताया है कि हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑर्थोगोनल बेसिस फ्रॉम अ गिवन बेसिस। ठीक है, तो आइडिया क्या है? आइडिया पहले एक्सप्लेन करने से मैंने एक एग्जांपल ली है, 2D R2 की एग्जांपल ली। W इक्वल्स इनफैक्ट R3 की एग्जांपल है। W इक्वल्स स्पैन ऑफ x1 x2, x1 बिलोंग्स टू R3 है and x2 belongs to R3 है। Construct an orthogonal basis V1 and V2 for W। अब ये दोनों, सबसे पहले तो ये नोटिस करें कि x1 और x2 जो है ना, ये मल्टीपल नहीं है एक दूसरे के। सो अगर मल्टीपल नहीं है तो बेसिस जो है दिस सेट x1 x2 फॉर्म basis for our subspace W, basis for W। अब ज्योमेट्री भी हमने सीखी। इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ W क्या हो गई? 2 हो गई। अब डायमेंशन 2 वाली सबस्पेस R3 की जो है उसकी हमने ज्योमेट्री भी स्टडी की हुई है, दैट इज अ प्लेन। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, ये आपके पास x1 है और ये आपके पास x2 है और x1 और x2 से फॉर्म करने वाला ये आपका प्लेन है W, जो कि ग्रीन इस फिगर में दिखाया गया। सो यू हैव दिस सबस्पेस W ऑफ R3 विच इज इनफैक्ट अ प्लेन। हमने कंस्ट्रक्ट करनी है ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ W। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं अपनी ऑर्थोगोनल बेसिस में B1 जिसे कह रहा हूं उसमें पहला वेक्टर तो मैं x1 के इक्वली ले लूंगा। ठीक है, हमेशा ये किया करूंगा, x1 के इक्वली ले लिया। अब दूसरा वेक्टर मैंने कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपको अभी हमने पढ़ा था कि अगर एक वेक्टर y दिया गया हो तो उसको राइट डाउन करना हो, हमने एक गिवन वेक्टर u के पैरेलल वेक्टर में, जो कि y हैट हमने कहा था प्रोजेक्शन, प्लस अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू y हैट z में। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना। इसी तरह हम करेंगे। हमने पहला वेक्टर तो अपनी बेसिस में v1 इक्वल्स x1 डाल दिया। अब v2 वेक्टर
कैसा वेक्टर हो, ऐसा वेक्टर होना चाहिए जो कि ऑर्थोगोनल हो v1 के। अब x2 जो है ये वेक्टर हमें दिया गया है और v1 हमने x1 के इक्वल दिया। इसका मतलब है x2 का इफ वी कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ x2 ऑन टू x1, x1 पे प्रोजेक्शन निकालें, उसको मैं क्या कहता हूं, उसको मैं x2 कैप कहता हूं। अब अगर मैं x2 को मैंने प्रोजेक्शन में और अ वेक्टर v2 विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्रोजेक्शन इसमें लिखना हो तो मैं इस तरह लिख सकता हूं ना। तो मेरे पास परपेंडिकुलर वेक्टर क्या आएगा, v2 परपेंडिकुलर वेक्टर, जो कि मुझे चाहिए x1 के परपेंडिकुलर हो। तो x1 की डायरेक्शन और x2 हैट की डायरेक्शन ये तो सेम डायरेक्शन है। तो अगर एक वेक्टर जो कि x2 हैट पे प्रोजेक्शन ऑफ x2 ऑन टू x1 उस पे परपेंडिकुलर है तो x1 पे भी परपेंडिकुलर ही होगा ना, और वो वेक्टर ये v2 है। तो माय v2 वेक्टर विल बी x2 minus x2 projection, the projection of x2 onto vector x1, क्योंकि ये x2 हैट जो वेक्टर है ये पैरेलल है x2 हैट वेक्टर जो है ये इनफैक्ट पैरेलल है वेक्टर x1 के। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा हुआ है। सो माय v2 विल बी इक्वल्स दिस वन। इसके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, x2 हैट द प्रोजेक्शन ऑफ x2 ऑन टू द वेक्टर x1, x1 वेक्टर पे प्रोजेक्शन जो है ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो बाय डेफिनेशन क्या है x2। अब x1 मैंने v1 के इक्वल लिया हुआ है, सो आई कैन राइट x1 और v1 x2 dot x2 into v1. So this is the projection and my v2 required v2 which is perpendicular to orthogonal to v1 is given by this one. ये यहाँ पे जो है ज्योमेट्रिकली दिखाया गया है कि आपने v1 जो है वो तो x1 के इक्वल ले लिया, ये x1 के इक्वल। अब x2 वेक्टर आपका ये था, ये वेक्टर इससे फॉर्म करने वाला ये W स्पेस था। x2 वेक्टर से आपने प्रोजेक्शन जो है ऑन x1 जो कि v1 के इक्वल आपने लिया हुआ है, वो ये वेक्टर आपने निकाल लिया, ये वेक्टर यहां से, ये x2 हैट ये वेक्टर आ गया जो कि पैरेलल है। अब v2 आपने कंस्ट्रक्ट करना था तो x2 के परपेंडिकुलर वेक्टर हमने प्रोजेक्शन लास्ट लेक्चर में हमने सीखा हुआ है कि किस तरह हम कंस्ट्रक्ट करते थे, जो मैथमेटिकली सिंबल्स में मैंने आपको यहाँ पे सिखाया, और ज्योमेट्रिकली आपका ये परपेंडिकुलर वेक्टर है ऑन टू x2 हैट विच इज द प्रोजेक्शन ऑफ x2 ऑन द वेक्टर x1 और v1 इक्वल्स x1 है, v1 बोलूं या x1 बोलूं इट्स द सेम थिंग। तो ये वेक्टर जो है इक्वल v2 के मैंने कर दिया, और मुझे पता है कि ये v2 मैं किस तरह निकाल सकता हूं। सो दैट इज हाउ आई विल कैलकुलेट अ परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल वेक्टर टू x1 और v1 इक्वल्स x1 है। फर्स्ट स्टेप हमेशा द ग्राम श्मिट प्रोसेस का यही हुआ करेगा। इनफैक्ट यही जो है ग्राम श्मिट प्रोसेस है। इसको सिंपल केस के लिए एग्जांपल के लिए भी मैंने किया, लेकिन इसको बाद में हम मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स के लिए भी एक्सप्लेन करेंगे, और इसका जनरली एल्गोरिदम भी जो है वो स्टडी करेंगे इन टुडेज लेक्चर। सो द फर्स्ट स्टेप इज v1 equals x1 and v2 is in fact this vector, और p जो है ये प्रोजेक्शन, यहाँ पे मैं x2 हैट आपको बताता रहा हूं जो कि x2 हैट या p कह लें, इट डजंट मैटर। इनफैक्ट p इक्वल्स क्या है x2 हैट। अब x2 हैट जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। अगर v1 इक्वल्स x1 की है तो v1 लिख दें या x1 लिख दें, इट डजंट मैटर। इसका मतलब ये हुआ कि आपने x2 डॉट
डॉट x1 ये कैलकुलेट करना है जो कि इक्वल है 3 प्लस 12 प्लस 0 के which is equals 15 and then you have to calculate x1 dot inner product of x1 with itself x1 ये क्या होगा 1 plus 4 plus 4 which is 9 so the projection is projection x hat या p जो है x2 hat और p equals 15 by 9 into the vector x2 x1 यहाँ पे x1 है x1 जो है वो मेरा 3 6 0 है ठीक है so v2 my v2 is equals x2 minus the projection of x2 onto the vector x1 x2 ये है minus 15 by 45 ये आपको पता लग चुका है कि ये कहाँ से आते हैं इनफैक्ट ये इनर प्रोडक्ट जो है ये कैलकुलेट किए हैं 360 इसको सिंप्लीफाई करें यू विल हैव 002 अब बेसिस आपकी क्या बन गई ऑर्थोगोनल बेसिस पहले आपके पास ऑर्थोगोनल बेसिस नहीं थी x1 डॉट x2 जो है वो 0 नहीं आ रहा वो 15 आ रहा है ऑर्थोगोनल नहीं थी लेकिन अब अगर आप अपना 360 और 002 ये बेसिस भी है W सब स्पेस स्पैन बाय x1 x2 की बेसिस भी है और ऑर्थोगोनल भी है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें आप डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स विल बी 0 एज अपेरेंटली नजर भी आ रहा है 3 into 0 6 into 0 प्लस 0 into 2 so that is how we will calculate the orthogonal basis but ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें मैंने आपको ज्योमेट्री भी एक्सप्लेन किया और मैथमेटिक्स भी जो है वो एक्सप्लेन किया नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वेक्टर्स R4 में से हैं x1 x2 x3 R4 में से ठीक है और लीनियरली इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं सो basis of W is in fact x1 x2 and x3 यही basis but not orthogonal ऑर्थोगोनल जो है ये नहीं है ठीक है तो ऑर्थोगोनल बेसिस जो है वो हम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे किस तरह कंस्ट्रक्ट करनी है एग्जैक्टली सेम वे से कि स्टेप 1 हमारा क्या होगा स्टेप 1 में लेट्स से ऑर्थोगोनल बेसिस को मैं v1 कहता हूं कि मैं v1 जो है इक्वल्स x1 ले लूंगा ठीक है अब मैंने v2 और v3 जो है ये मैंने कंस्ट्रक्ट करने हैं अब v2 जो है वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए v1 के जैसे प्रीवियस एग्जांपल में तो v2 मेरा क्या होगा इनफैक्ट इक्वल होगा x2 जो कि मैं x2 से कंस्ट्रक्ट करूंगा x2 माइनस द प्रोजेक्शन ऑफ x2 ऑन टू द वेक्टर x1 अब इसको अगर मैं लिखूं तो वो क्या होगा v2 विल बी इक्वल x2 माइनस और v1 इक्वल मैंने x1 लिखा हुआ है तो प्रोजेक्शन जो होता है वो x2 डॉट इनर प्रोडक्ट ऑफ x2 विद x1 या v1 डिवाइडेड बाय v1 इनर प्रोडक्ट ऑफ v1 विद v1 इनटू v1 ये v2 का एक्सप्रेशन होगा अब जब v2 मैं कैलकुलेट कर लूंगा तो मुझे वेक्टर v3 निकालना है v3 वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर हो ऑन बोथ v1 एंड v2 इसका मतलब ये हुआ कि मैं v3 को लिख सकता हूं x3 से मैंने ये कंस्ट्रक्ट करना है सो x3 माइनस द प्रोजेक्शन ऑफ x3 ऑन टू द सबस्पेस w1 और w1 क्या है w1 इज द स्पेस स्पैन्ड बाय v1 एंड v2
तो ये जो है परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली, क्योंकि द वेक्टर x3 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ x3 जो होगा ये वेक्टर ऑन टू द w1 वेयर w1 इज दिस वन, ये ऑटोमेटिकली ऑर्थोगोनल बनेगा दोनों v1 और v2 के। ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि द वेक्टर इटसेल्फ y, अगर आप रिकॉल करें कि कोई सा भी वेक्टर y दिया गया हो और w आपके पास सबस्पेस दी गई हो, तो y माइनस प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन टू w, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि ये ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है। ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है किसके? w के। w में जितने भी वेक्टर होंगे उन सब के ऑर्थोगोनल होंगे। अब w1 मैंने बनाया हुआ है v1 v2, तो v1 v2 w में ही होंगे ना, तो ये वेक्टर जो होगा v3 जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया ये ऑर्थोगोनल होगा w प्लेन पे, और w प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होंगे उन सब पे भी ऑर्थोगोनल होगा। प्लेन में अगर ऑर्थोगोनल है, जैसे मेरा ये हाथ प्लेन है और ये ऑर्थोगोनल, पेन जो है ऑर्थोगोनल बन रहा है, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर जो है वो तमाम वेक्टर्स कंटेनिंग इन w1 वो तमाम पे ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, तो दिस इज द वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग v3। सो लेट्स डू इट मैथमेटिकली। ये तो थ्योरेटिकली मैंने आइडिया आपको समझा दिया है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। सो स्टेप 1 मैंने v1 इक्वल्स x1 के लिया, जो कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड w1 इक्वल्स स्पैन ऑफ x1 इक्वल्स स्पैन ऑफ v1 ले लिया, w1। ठीक है, अब w1 जो है इस पे मैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लूंगा, v2 मेरी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होगी x2 की ऑन टू w1, x2 माइनस ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ x2 ऑन टू w1, जो कि परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, देखा हुआ है हमने ज्योमेट्रिकली भी। सो स्टेप 2 इज कंस्ट्रक्ट v2 बाय दिस फार्मूला, ये फार्मूला जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ v2 इक्वल्स, अब ये प्रोजेक्शन ही है ना x2 की ऑन टू w1, v2 इक्वल्स x2 माइनस projection of x2 onto the subspace w1 which is equals this one। देखें exactly same है। So I will calculate x2 dot v1 जो के 3 आएगा और v1 जो के 4 आएगा। अब यहां से v1 इनर प्रोडक्ट विद v1, ये v1 की नॉर्म के स्क्वायर के इक्वल होगा, which is equals 4 implies the given set is not orthonormal। orthonormal ये नहीं है, क्योंकि orthonormal वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला आई कैलकुलेट v2। अब आप चेक कर सकते हैं कि v1 मेरा v1 डॉट v2 ये 0 आएगा, v1 x1 के इक्वल है -3/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 -3/4 प्लस 3/4 इक्वल 0। देखा ये 0 ही आ रहा है ना। सो v1 एंड v2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और बेसिक आइडिया वो ही है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वाला, डिकम्पोजिंग अ वेक्टर इनटू 2 ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। वो कंपोनेंट जो है मैथमेटिकली हम कैलकुलेट कर रहे हैं सिर्फ। नेक्स्ट स्लाइड में v2 इज द कंपोनेंट ऑफ x2 ऑर्थोगोनल टू x1 एंड v1 v2 इज एन ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर द सबस्पेस w2 स्पैन्ड बाय x1 एंड x2। अब एक ऑप्शनल स्टेप है कि आप ये देखें v2 जो हमने कैलकुलेट किया था इसमें डिवाइडेड बाय 4 है। टू मेक द कंप्यूटेशंस इजी, ये आप करें या ना करें आंसर विल बी द सेम। इस पूरे के पूरे वेक्टर को हम स्केल कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देते हैं। सो वी हैव v2 डैश इक्वल्स -3 1 एंड 1 1 1। सो w2 in fact equals span of v1 and v2 डैश, जो कि स्केल जस्ट किया है, इट डजेंट मैटर। स्पैन में अगर v2 ओरिजिनल भी मैं लिख दूं इट डजेंट मैटर। ठीक है,
और ये मैटर क्यों नहीं करता, इसकी जस्टिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये स्पैन है, स्केलर मल्टीपल, लीनियर, ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, C1 0 लेके C2 आप 4 ले लें तो आपका V2 डैश भी अंदर चला जाएगा स्पैन के। और अगर V2 डैश से आपने V2 निकालना हो तो C1 0 ले लें, C2 जो है 1/4 ले लें, आपके पास V2 आ जाएगा प्रीवियस, सो इट डजेंट मैटर। अब ये W2, अब V3 मैंने कंस्ट्रक्ट करना है, V3 विल बी इक्वल्स x3 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ x3 ऑन टू द स्पेस W2। अब W2 V1 V2 ऑर्थोगोनल है, सो आई विल बी एबल टू फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ x3 ऑन टू द स्पेस W2 बाय दिस फार्मूला। ठीक है, और ये यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री दिखाई गई है कि V1 ये है और ये दिस इज द राइट एंगल बिटवीन V1 एंड V2 डैश, एंड वी आर कैलकुलेटिंग x3 यहाँ पे है विच इज नॉट नेसेसरली परपेंडिकुलर। और प्रोजेक्शन निकाल के हमने इस प्रोजेक्शन का और इस x3 का, दिस वन इज इन फैक्ट द V3 विच इज x3 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ x3 ऑन टू W2। ये V3 है जो कि पैरेलल टू दिस वन, यहाँ पे हमने प्लॉट किया हुआ है, एंड वी आर गेटिंग 3 परपेंडिकुलर। ये इस पे भी 90 है और इस पे भी V1 पे भी 90 है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जो हैं ये आ रहे हैं, और W2 ये ग्रीन प्लेन जो ये दिखाया गया है, स्पैन ऑफ V1 V2 डैश दिखाया गया है। ठीक है, so the step 3 is let V3 be the vector produced by subtracting from x3 its projection onto the subspace W2, and W2 is the subspace spanned by V1 V2. Use the orthogonal basis V1 V2 to compute this projection onto W2. अब W2 की orthogonal basis तो हमारे पास हैं, orthogonal basis अगर हमारे पास हो तो हम projection easily calculate कर सकते हैं। So we will use this formula for calculating the orthogonal projection. Orthogonal projection जो है ये x3 डॉट V1, x3 जो था वो let me recall you कि आपका x3 क्या था, x3 equals, x3 हमारा क्या था, पिछली स्लाइड से हम देखते हैं 0 0 1 1 था। ठीक है, 0 0 1 1 ये x3 था। So x3 डॉट V1 हमारा क्या था, V1 इक्वल्स x1 था, V1 इक्वल्स V1 भी पिछली स्लाइड से हम देख लेते हैं, V1 1 1 1 1 1 ये हमारा 1 1 1 ये V1 था। सो x3 डॉट V1 विल बी 1 प्लस 1 इक्वल्स 2, and V1 dot V1 will be 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 4, and x3 dot V2 dash ये हमारा क्या होगा, 0 0 1 plus 1 equals 2, और हमारा V2 dash dot V2 dash ये क्या होगा, 9 plus 1 plus 1 plus 1 which is 12. So putting all these values we are having x3 dot V1 2, अब आपको पता है कि ये 2 कहाँ से आ रहा है, V1 dot V1 4 into the vector V1 which is 1 1 1, this is V1. Then x3 dot V2 dash which is 2 and V2 dash dot V2 dash which is 12. Dot product बोलूं या inner product बोलूं, these are the same things. Equals x3 जो है, x3 V2 dash जो है which is -3 1 1 1, इसको कैलकुलेट करें, आपके पास ये वेक्टर जो आता है। Now you can check that कि आपका वेक्टर ये प्रोजेक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया। सो V3 इक्वल्स x3 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ x3 ऑन टू W3 जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सो V3 विल बी, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, देन V3 इज द कंपोनेंट ऑफ x3 orthogonal to W2 namely this one।
ये आपके पास V3 आ गया. So we have V3 and V2 equals -3 1 1 1 and V1 equals V1 हमारा 1 1 1 1 था. अब V2 -3 1 1 और V3 हमारे इसके इक्वल आ गया. Now you can easily check that basis B formed by V1 V2 V3 is orthogonal. ये ऑर्थोगोनल है. V1 डॉट V2 V1 डॉट V3 V2 डॉट V3 ये सब आप कैलकुलेट करें, ऑल दीज विल बी 0. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल V1 डॉट V3 कैलकुलेट करते हैं. -3 +1 +1 +1 इक्वल 0. V1 डॉट V3 कैलकुलेट करते हैं 0 -2/3 +1/3 +1/3 इक्वल 0. V2 डॉट V3 कैलकुलेट करते हैं. V2 डॉट V3 दैट विल बी 0 -2/3 +1/3 +1/3. पता चल रहा है ना ये मैं किस तरह कैलकुलेट कर रहा हूं. -V2 डॉट V3 -3 इंटू 0, ये यहाँ पे ये 0 आ गया. 1 इंटू -2/3 -2/3 ये आ गया. ठीक है. 1 इंटू 1/3 +1/3 ये आ गया. 1 इंटू 1/3 +1/3 ये भी 0 आ रहा है. अब ये ऑर्थोगोनल टू हैं. अब अगर वी हैव टू कन्वर्ट दिस बेसिस इनटू ऑर्थो नॉर्मल बेसिस. ऑर्थो नॉर्मल बेसिस में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे. सो बी ऑर्थोनॉर्मल BN कह देता हूं बेसिस. इट विल बी V1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ V1, V2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ V2 एंड V3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ V3. ठीक है. ये आपकी बेसिस इस तरह ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हो गई. ठीक है. लेट्स डू दिस वन, क्योंकि आपको करवा देता हूं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए. V1 नॉर्म जो है ये इक्वल होती है स्क्वायर रूट ऑफ V1 डॉट V1. अब V1 डॉट V1 जो है ये क्या बनेगा. 1 +1 +1 +1 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है. तो V1 जो है ये 2 आ गया. तो V1 को डिवाइड कर दें उसके मैग्नीट्यूड से. इट मींस न्यू V1 BN में पहला वेक्टर क्या होगा. 1/2 1/2 1/2 1/2. ठीक है. ये B में पहला वेक्टर ये होगा. V2 डॉट V2 जो है ये क्या होगा, और ये इनफैक्ट इक्वल होगा V2 नॉर्म के, विच इज 9 +1 +1 +1 12 square root 2 square root of 3. So V2 will be -3 into 2 square root of 3 1 2 1 2 square root of 3 and 1 divided by 2 square root of 3. और इसकी आप चेक कर सकते हैं. अब ये बेसिस जो फॉर्म में कर रहा हूं, सिमिलरली V3 नॉर्म जो है दैट विल बी इक्वल V3 डॉट V3 स्क्वायर रूट दैट विल बी 0 प्लस 4/9 plus 1/9 plus 1/9 equals 6/9, which is equal 2/3. So it will become, the third vector will become 0 minus 4/9 2/9 and 2/9. अब ये जो वेक्टर्स मैंने लिखे हैं इनकी मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे, द मैग्नीट्यूड विल बी 1. सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग
द ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस और अ सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। ये प्रोसीजर है कि क्या हम प्रोसीजर, लेट मी रिकॉल द प्रोसीजर हम क्या करते हैं कि सब स्पेस की या वेक्टर स्पेस की बेसिस आपको दी गई होती है जो कि ऑर्थोगोनल नहीं होती। आपने ऑर्थोगोनल बेसिस बनाने का फर्स्ट स्टेप किया है कि पहले वेक्टर को एज इट इज ले लें। दूसरा वेक्टर आपने कंस्ट्रक्ट करना है ऑर्थोगोनल, तो आप दूसरे वेक्टर को x2 को उसका प्रोजेक्शन लें x1 पे और x2 से सब्ट्रैक्ट करें वो प्रोजेक्शन। That will give you a vector perpendicular to x1। वो आप अपनी ऑर्थोगोनल बेसिस का सेकंड एलिमेंट बना लें। अब थर्ड स्टेप में आपके पास दो वेक्टर्स जो हैं ऑर्थोगोनल आ चुके होंगे, उन दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की सबस्पेस बनाएं। थर्ड वेक्टर ऑर्थोगोनल बेसिस में डालने के लिए आप थर्ड वेक्टर ओरिजिनल बेसिस का जो आपको दी गई है जो कि ऑर्थोगोनल लेंगे, वो वेक्टर लें, उस वेक्टर का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लें जो स्पेस फॉर्म कर रही है, जो कि आपने ऑलरेडी दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बनाए हैं, उसकी स्पेस पे प्रोजेक्शन लें। जो वेक्टर आपको बेसिस में दिया गया उसका सब्ट्रैक्ट करें ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेक्टर ऑन टू द सबस्पेस which is formed by v1 and v2 where v1 and v2 are orthogonal vectors। उन दोनों का सब्ट्रैक्शन से you will get a vector which is orthogonal to both v1 and v2। क्योंकि v1 v2 से बनने वाले अगर प्लेन पे ऑर्थोगोनल वेक्टर है एक, तो v1 v2 उन दोनों पे भी ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, सिमिलरली सो एंड सो फोर्थ। स्टेप 3 में 4 में आपके पास आपने जब v4 कंस्ट्रक्ट करना है, यू हैव 3 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तीनों ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की सबस्पेस एक बनाएं। जो फोर्थ वेक्टर आपका बेसिस में दिया गया है उसका प्रोजेक्शन लें ऑन टू दैट सबस्पेस विच इज फॉर्म्ड बाय 3 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जो कि हमने प्रीवियस स्टेप्स में कंस्ट्रक्ट किए हैं, v1 v2 v3। उसका जो फोर्थ वेक्टर आपकी ओरिजिनल बेसिस जो कि ऑर्थोगोनल नहीं थी उसका और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का डिफरेंस नहीं, यू विल गेट अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द 3 प्रीवियस वेक्टर्स v1 v2 एंड v3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह आप प्रोसेस जो है, एल्गोरिथम जो है, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे अनलेस यू रीच द फाइनल वेक्टर विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस w। ठीक है, इस तरह आप कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ द गिवन सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, नाउ लेट्स सी द ग्राम-श्मिट प्रोसेस फॉर अ सबस्पेस हैविंग डायमेंशन p। द ग्राम-श्मिट प्रोसेस, ग्राम-श्मिट प्रोसेस है ये ऑर्थोगोनल बेसिस या ऑर्थो नॉर्मल बेसिस कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बेसिस इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये प्रोसेस है। ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, गिवन अ बेसिस x1 so and so forth xp for a non-zero subspace w of Rn, define v1 equals फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1। सेकेंड स्टेप इनफैक्ट क्या है कि W1 आपने बनाई विच इज द स्पैन ऑफ V1। अब ये वेक्टर क्या है, दिस वेक्टर इज प्रोजेक्शन ऑफ x2 ऑन टू W1 और ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं x2 से। सो दीज टू वेक्टर्स v1 डॉट v2 इक्वल्स 0। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है द स्पेस स्पैन्ड बाय v1 के। तो v1 से स्पैन करने वाली स्पेस के अगर परपेंडिकुलर है v2 वेक्टर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ये स्टेप 2 था। स्टेप 3 इज कंस्ट्रक्ट द v3 और v3 क्या है ये अगर आप करें, दिस वन इज द, ये वेक्टर क्या है,
W2 स्पेस हमने बनाई हुई है विच इज द स्पैन ऑफ V1 V2 और V1 V2 ऑर्थोगोनल भी है. सो दिस वेक्टर इन फैक्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ x3 ऑन टू W2. अब उसको जब x3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बी द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ V1 एंड V2. So this V3 defined by this one, V3 is perpendicular to W. जब ये W के परपेंडिकुलर होगी तो W में ही ये दोनों वेक्टर्स पड़े हुए हैं V1 V2 implies V3 dot V1 equals 0 and V3 dot V2 equals 0. ये दोनों. अब V4 अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो वो किस तरह करेंगे, x4 माइनस the projection of x4 onto these three vectors, x4 dot v1 over v1 dot v1 plus x4 dot v2 dot v2 plus x4 dot v3 dot v3. ठीक है, x4 माइनस दिस. अब W3 जो है वो आपकी क्या बनेगी, स्पैन ऑफ V1 V2 V3. अब V1 V2 V3 क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं. ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे तो प्रोजेक्शन हमने लास्ट लेक्चर में सीखा हुआ है इसके इक्वल होगी. तो प्रोजेक्शन ऑफ x4 ऑन टू W3 माइनस x4 जो कि V4 बन रहा है, V4 इज perpendicular to W3 implies W3 पे अगर perpendicular है तो जिन वेक्टर्स का वो स्पैन है उस पे भी perpendicular होगा. इट मींस V4 dot V1 equals 0, V4 dot V2 equals 0, V4 dot V3 equals 0. So on and so forth. इसी तरह हम चलते जाएंगे. Vp जो है equals x of p minus this is complete is the projection of xp onto the space wp which is the span of v1 v2 up to so on vp minus 1. ठीक है, then v1 V2 so on VP is an orthogonal basis for W. In addition we have span of V1. Span में in fact कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ये मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में या पिछले एग्जांपल में जो है एक्सप्लेन किया था कि कोई स्पैन in fact स्पैन इक्वल्स है, तभी तो ये इसकी ऑर्थोगोनल बेसिस बन जाती है. So this is the process of constructing an orthogonal or orthonormal. ये ऑर्थोगोनल बेसिस आ रही है, इसको हर वेक्टर को उसके नॉर्म से डिवाइड कर दें, यू विल गेट द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. ठीक है, तो so the Gram-Schmidt process not only gives you the orthogonal basis but the orthonormal basis also. We are just at the end of our lecture. Before finishing my lecture, let's construct another example. Let W equals span of x1 x2 where x1 is this one, x2 equals this one. Construct an orthonormal basis for W. Orthonormal basis जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है, तो V1 equals x1 करें, V2 equals x2 minus x1, projection of x2 onto x1, x2 dot x1 over x1 dot x1 into x1. अब जो है x2 डॉट x1 ये आप कैलकुलेट करें, दैट विल बी 1/3 प्लस 1/3 माइनस 2/3, ये 0 आ गया. सो V2 इक्वल्स x2 आ गया, x1 डॉट x2 करने की ज़रूरत ही नहीं, और V1 इक्वल्स x1 आ गया. सो बेसिस B ये x1 x2 ऑलरेडी ऑर्थोगोनल है. ठीक है, x1 नॉर्म कैलकुलेट करें, ऑर्थोनॉर्मल ये हैं कि नहीं, 1 + 1 + 1
3 आ रहा है, तो x1 को डिवाइड कर दें x1 नॉर्म से, ये नया वेक्टर v1 बना लें, तो ये क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, एंड v2 नॉर्म जो है ये भी कैलकुलेट कर लें। v2 नॉर्म इज 1/9 प्लस 1/9 प्लस 4/9 इक्वल्स 6/9 विच इज 2/3, एंड v2 वेक्टर जो है वो आप बना लें वेक्टर x2 डिवाइडेड बाय इट्स नॉर्म विच इज 2/9 माइनस 4/9। अब बेसिस बना लें v1 और v2 की, जो कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं, ठीक है। तो ये पहले ही ऑर्थोगोनल तो पहले ही थे, सिर्फ हमने इनको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना ली हैं। ऑर्थोनॉर्मल कंस्ट्रक्ट एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस for the subspace spanned by the vectors this one and this one. It's the same example as I did right now, so you have to do it yourself. So at the end of each lecture I provide you some practice problems. Before going to the practice problem, there is another example and I will give you some hint for this example, for solving this example. Find an orthogonal basis for the column space and null space of the matrix. ये मैट्रिक्स आपको A दिया गया है, AX equals 0, ये जो है ये आपका solution of this system is null space, और आपका जो columns pivot columns होते हैं, column space of A in fact equals span of A1 A2 A3, यहाँ पे सिर्फ 3 ही जो है कॉलम्स हैं A1 A2 A3, तो इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके यू विल फाइंड आउट कि आपका जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कौन से हैं। सो यू विल बी एबल टू राइट डाउन नल स्पेस की बेसिस, जो कि सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन उसकी पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म से आपको पता चलेगा, पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म से। फिर बेसिस के एलिमेंट्स जब आप निकाल लेंगे, फिर आप चेक करेंगे कि ये ऑर्थोगोनल हैं कि नहीं। अगर ऑर्थोगोनल नहीं होंगे, यूज ग्राम श्मिट प्रोसेस टू हैव ऑर्थोगोनल बेसिस के लिए, ठीक है। सिमिलरली इंडिपेंडेंट बेसिस में, कॉलम स्पेस की बेसिस में इंडिपेंडेंट कॉलम्स जो हैं वो आप लिखेंगे, इनको आप लिखेंगे, उसको चेक करेंगे ऑर्थोगोनल है कि नहीं। अगर नहीं हो, वंस अगेन यूज ग्राम श्मिट प्रोसेस to get the orthogonal basis for the column space, and you have to do it yourself because you will be able to find out the basis for the null space as well as for the column space। दोनों के लिए, दोनों बेसिस के लिए आप निकाल सकते हैं, बेसिस निकाल सकते हैं, और बेसिस जब निकालनी तो उसको ऑर्थोगोनल भी आप बना सकते हैं वेरी इजीली, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, बाय यूजिंग द ग्राम श्मिट प्रोसेस, जो कि आज के लेक्चर में हमने किया। Finally, we have the practice problem. Practice problem में find an orthogonal basis for the column space and null space of each matrix. Next lecture में जो है मैं आपको ये सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि आज के लेक्चर में भी मैंने आपको सिर्फ हिंट दी है, कंप्लीट सॉल्व नहीं किया। या फिर जो है you can do it yourself। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको mark each statement as true or false, इसकी justification दूंगा and justify your answer। You have to justify your answer, ठीक है। What are these questions? ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह ये करना है। ये मैट्रिक्स A लेके AX equal 0, ये नल स्पेस बन जाएगी, इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स जो आएंगे वो बेसिस बना के, अगर वो ऑर्थोगोनल नहीं है, ग्राम श्मिट प्रोसेस यूज करके आप ऑर्थोगोनल बेसिस में कन्वर्ट कर लेंगे। और ये यू हैव टू डिसाइड वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सो यू ऑलवेज हैव द 50% चांस, तो आपका हमेशा ही है
कि ट्रू और फॉल्स, तुक्का तो लग ही सकता है, लेकिन आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि अगर ट्रू, इफ योर आंसर इज ट्रू व्हाई इट इज ट्रू, इफ योर आंसर इज फॉल्स व्हाई इट इज फॉल्स. So I hope that you will be able to understand the Gram-Schmidt process, which states that, which gives us the steps for writing or for getting the orthogonal basis of a subspace of a vector space, and by using which we can do a lot of physical problems, जो हैं that becomes easier by if we have the orthogonal basis of a subspace of a vector space. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हैं इनको भी सॉल्व कर सकेंगे. टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.